हेलो फ्रेंड्स। आज हम कैपेसिटर्स का थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसका हेडिंग है डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। तो पहले दोनों वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने जो कैपेसिटर्स की बात की थी उसके अंदर हमने जो मीडियम लिया था वो वैक्यूम लिया था, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम जो मीडियम लेंगे वो हम डाइलेक्ट्रिक लेंगे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर हमें रखना है और किस तरह से फिनोमिनाज होंगे, किस तरह से कैपेसिटेंस चेंज होगा, तो वो आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे हम। तो इस लेक्चर के अंदर हम मेनली थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों को इक्वल ही वेटेज देंगे क्योंकि इसकी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। तो हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। खैर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डाइलेक्ट्रिक हमें ज़रूरत क्यों है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो कैपेसिटर होता है उसकी प्लेट्स पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स हैं, डेफिनेटली उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आया था और हमने फोर्स का एक्सप्रेशन भी निकाला था, याद होगा, Q²/2ε0 करके था, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है और उनके बीच में कोई मीडियम नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी प्लेट्स। तो मीडियम होना ज़रूरी है और इसी मीडियम का वो काम करता है, सपोर्ट सिस्टम का काम करता है डाइलेक्ट्रिक। पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन डाइलेक्ट्रिक का क्या है, वो कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर देता है, नेट कैपेसिटेंस होती है उसकी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड एप्लीकेशन इसकी ये भी है कि जो एयर, अगर उसके अंदर कुछ एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उस केस में वो क्या, वहाँ वहाँ पे क्या होगा, स्पार्किंग इफेक्ट वगैरह वो भी होंगे, तो उन इफेक्ट से भी हमें डाइलेक्ट्रिक बचाता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कुछ जो मेन था, जो इशू था हमारे लिए, कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना, और ये था कि इसके बीच में एक सपोर्ट सिस्टम का, तो वो डाइलेक्ट्रिक काम करता है। वो किस तरह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के पास एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स के पास में कि पहली बात तो वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं और उनके पास प्रॉपर्टी होती है, कभी उसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो इस मटेरियल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो यहाँ इंड्यूस हो जाएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं क्यू इंड्यूस, चार्ज इंड्यूस, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस को, और ये भी एक पैरेलल प्लेट की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट की तरह काम करेगा, तो इसका सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा इनसाइड इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये, और इस पॉजिटिव नेगेटिव के कारण क्या होगा, दिख रहा होगा कि अगर इस पैरेलल प्लेट की तरह काम करेगा तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। तो सिमिलरली अगर यही कंसेप्ट अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर लगाएं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक रखा, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हमें क्या पता था, प्लस क्यू था, और यहाँ क्या था, माइनस क्यू था। इस प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण हमें पता है पैरेलल प्लेट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जिसको हम ई नोट से ई एक्सटर्नल बोल देते हैं, ई नोट आती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक डालने पे इसके अंदर क्या होगा, ऐसे इंडक्शन होगा, इंडक्शन हुआ, ठीक है। तो ये वाला चार्ज को हम क्या बोलेंगे, क्यू नोट, जो पहले का चार्ज था, और इस चार्ज को क्या बोलेंगे, क्यू इंड्यूस, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो ई इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, ई नोट माइनस ई इंड्यूस, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डाइलेक्ट्रिक के कारण इस कैपेसिटर के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम हो रही है तो ये भी बोल सकते हैं इनिशियल वैल्यू की 1/k समथिंग टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, 1/समथिंग टाइम हो जाएगी। तो हम बोल देते हैं कि ई नेट कितनी हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू की, जो ई नॉट इनिशियल वैल्यू थी उसकी 1/k टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू वही रख देते हैं। तो इसी 1/समथिंग जो वैल्यूज़ है के, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी जो जनरल वैल्यू हम देखेंगे के की वैल्यू, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 रहेगी, ठीक है। तो 1 किसके केस में होती है, वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ देख लेते हैं। जो के की 1 वैल्यू होती है वो वैक्यूम के केस में होती है। वैक्यूम को अगर के की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि जो ई इंड्यूस आएगा वो 0 आएगा हमारा। वैक्यूम में इंड्यूस 0 है, हमें पता है। और के की वैल्यू इन्फिनिटी रखें, इन्फिनिटी देखें तो वो किस में होती है, कंडक्टर्स में होती है। आइडियल कंडक्टर्स में क्या होता है कि हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा अंदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब ई नोट बाई के 0 होगा, है ना। ई नेट इज इक्वल टू 0, ई नोट बाई के 0, तो किसका मतलब के इन्फिनिटी होगा। तो हमने देख लिया कि कंडक्टर्स में के इन्फिनिटी होता है और वैक्यूम में के 1 होता है। दोनों एक्सट्रीम वैल्यू पता लगी। और डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर इन दोनों के बीच की रेंज होती है, मतलब 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है कम होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ई इंड्यूस देखें तो कितना आएगा, इंड्यूस ई नोट माइनस ई नोट बाई के, ठीक है, या बोल सकते हैं ई नोट 1-1/k। तो जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी 1-1/k टाइम्स हो जाएगी इंड्यूस। अगर सिग्मा की बात करें, क्योंकि मैंने बोला था प्लेट्स की तरह काम करेगी, तो इसका अगर सिग्मा इंड्यूस है चार्ज डेंसिटी, तो इसको क्या बोल सकते हैं, सिग्मा इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है कितनी रहती है इन दो प्लेट्स के बीच में, ओरिजिन अगर ये सिग्मा है तो दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में कितनी रहेगी, अगर इसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिखेंगे सिग्मा इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे सिग्मा नॉट बाई
एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस के। और सिग्मा को एक बार और रिप्लेस कर सकते हैं चार्ज से, चार्ज अपॉन एरिया, तो वहाँ से आएगा चार्ज इंड्यूस इज इक्वल टू चार्ज इनिशियल 1 माइनस 1 बाई के। यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन क्योंकि इंड्यूस चार्ज है वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड के अंदर है। अच्छा, तो अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इनसाइड के अंदर कम हो रहा है। अच्छा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपेसिटेंस से क्या रिलेशन है, तो वो हमने देखा था कि जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, तो हम कैपेसिटेंस को क्या लिख सकते हैं, जो चार्ज, जो हमारा ओरिजिनल चार्ज था इस प्लेट के ऊपर क्यू नॉट अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल अब हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा जो पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी, डी क्या है, ये वाली डिस्टेंस डी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई नॉट नहीं है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई है, ठीक है, जिसको ई नेट बोला है हमने, ठीक है। तो यहाँ से कैपेसिटेंस कितनी आया, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई नेट को हम क्या बोल सकते हैं, ई नेट को बोलते हैं ई बाई के, है ना, ई नॉट बाई के। तो के ऊपर चला जाएगा और डी इधर आ जाएगा, और क्यू नॉट ई नॉट डी ये कितना क्या होता है, ये सी नॉट होता है ना, तो के सी नॉट, मतलब कैपेसिटेंस है हमारा के टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है किसी डाइलेक्ट्रिक का, और उसको अगर हम प्लेट्स के अंदर डाल दें तो कैपेसिटेंस मान लो जो पहले किसी का अगर 1 माइक्रोफैराड है तो वो 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स हमारा कैपेसिटेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, जिसकी थिकनेस हमने टी ली है, ठीक है, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, उसको हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका डिस्टेंस डी है उन दोनों प्लेट्स के बीच में, उसके बीच में रखा। अब देख रहे हो कि टी लेस देन डी है ना, इस केस में इन जनरल इस केस में क्या होगा, जो अगर हम डिराइव भी करें पोटेंशियल कॉन्सेप्ट से ई इंटू डी करके, अब डिराइव करने के बाद हम जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, हमारा सी नेट आता है जो इस केस के अंदर, ठीक है, वो कितना आता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, ठीक है, प्लस टी बाई के, ठीक है। इसको याद करने का क्या तरीका है, क्योंकि हमारा जो जनरल सी नोट था इनिशियल वो कितना था, अगर हम कोई इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला उस टाइम में क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने टी थिकनेस का ये मटेरियल डाल दिया, तो जो नीचे जो वैल्यू आ रही है डी माइनस टी, ये फ्रैक्शन किस पार्ट का है, डी माइनस टी, जिसके अंदर हमारा डाइलेक्ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये डी है और ये टी घटा देंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, डी माइनस टी। तो ये पार्ट कौन सा है, जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है उस डिस्टेंस का, ठीक है। और टी कौन सा फ्रैक्शन है, टी वो फ्रैक्शन है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है टी थिकनेस का, और जिस पार्ट के अंदर जितना डाइलेक्ट्रिक है, जितनी डिस्टेंस है, उसको हम उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बना हमारा। अच्छा, इन जनरल देखना चाहिए कि अगर हमें कुछ इस तरह से मटेरियल दे रखा है, ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर मान लो कुछ इस तरह से हमें जो प्लेट्स है वो कुछ इस तरह से दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या किया, हमें ये K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का T1 थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक हमारा T2 थिकनेस का है, और वो K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है। इस तरह से करते करते हमारे n डाइलेक्ट्रिक्स हैं, यहाँ पे कितने हैं, n डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए हमने, और अलग अलग थिकनेस के हैं, इसकी थिकनेस Tn मान लेते हैं और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Kn है। तो उसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा, उसका जनरल फार्मूला यहाँ से देख सकते हैं, C इज इक्वल टू, एरिया तो इनका A है, सेम ही है एरिया, और डिस्टेंस इनकी टोटल डिस्टेंस ये D है, ठीक है, वो सेम है दोनों, तो कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, मैंने ये कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे फ्रैक्शन बताया था, ये फ्रैक्शन था जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक कौन सा किस में नहीं है, टोटल डिस्टेंस माइनस T1 T2 Tn, जो डिस्टेंस है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, D माइनस कितना माइनस करेंगे, T1 माइनस T2 माइनस अप टू Tn तक माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लस अब कौन सी बच गई हमारी, टी बाई के वाली टर्म, तो टी बाई के में मतलब T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3, इस तरह से ऐड करते रहेंगे। इसका मतलब हमारा आएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 अप टू Tn बाई Kn। तो ये हमारा फॉर्मूला बना इस तरह से, इसको इस तरह से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस क्या करना है हमें, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली डिस्टेंस तो वो डिस्टेंस होगी जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, प्लस में कि कौन सी टर्म्स आएंगी, T1 बाई K1, T2 बाई K2 अप टू Tn बाई Kn। काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर 2 या 3 डाइलेक्ट्रिक्स हों तो कुछ इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कुछ केस देख लेते हैं, 1-2 केस ले लेते हैं कि अगर हमारा केस नंबर 1 कि हमारा ये डाइलेक्ट्रिक पूरा
जगह कवर कर रहा है, मतलब पूरा डाइलेक्ट्रिक है, बीच में कोई स्पेस नहीं है दूसरा। तो कैसे हुआ, ये जैसे हमारी प्लेट है तो इसके बीच में पूरा ये डाइलेक्ट्रिक है, पूरा का पूरा ये वाला पूरा डाइलेक्ट्रिक है के, जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट के है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू टी हो जाएगा, d इज इक्वल टू पूरा थिकनेस t, तो d इज इक्वल टू टी यहाँ पे रखें तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितना होएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी बाई के। तो टी को d रख सकते हैं तो इसको d रख दिया, तो कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के टाइम्स, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या था, सी नॉट ही था, तो के इंटू सी नॉट। तो बस वही जो हमने एक्सप्रेशन पिछले ड्राइव किया था वही हो जाएगा, अगर पूरा प्लेट पूरा अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक आ जाता है हमारा, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू के टाइम्स बढ़ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू के टाइम्स नहीं बढ़ रही है क्योंकि ये कुछ फ्रैक्शन के अंदर था। इसकी खैर के टाइम्स तो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो सी नोट था इससे तो ज़्यादा है इसकी वैल्यू सी की। तो ये ध्यान रखना बात, जो ये वाला सी है वो खैर सी नोट से तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, ये इस मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि पूरा डाइलेक्ट्रिक कवर कर लिया। केस 1 का जो केस है, केस 1 के अंदर हमने पूरा डाइलेक्ट्रिक कवर कर लिया, तो इस केस में जो हमारा के इंटू सी नोट है वो ज़्यादा होगा इस वैल्यू से, लेकिन जो ये वैल्यू है वो सी नोट से भी ज़्यादा है क्योंकि हमने कुछ पार्ट तो फ्रैक्शन लगाया ही है ना इसके अंदर, ठीक है। और उस फ्रैक्शन को पूरा कंप्लीट कर दें तो मैक्सिमम हमारे डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ जाएगा उस केस में, ठीक है। केस 2 में हम क्या करते हैं, उस डाइलेक्ट्रिक की जगह, इस पार्ट की जगह हम क्या कर देते हैं, एक कंडक्टर लगा देते हैं, कंडक्टर टी थिकनेस का कंडक्टर लगा देते हैं। पूरा नहीं लगा रहे, टी थिकनेस का लगा रहे हैं। पूरा लगा देंगे तो वो भी केस देखेंगे। तो टी थिकनेस का कंडक्टर लगा देंगे तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इसका नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा कैपेसिटेंस के अंदर, कंट्रीब्यूशन होगा स्पेस का ओनली, ठीक है। तो स्पेस का कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये वाली टर्म है वो क्या। और एक चीज़ ये भी देख सकते हो, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है कंडक्टर का, इन्फानाइट होता है, ठीक है। तो इन्फानाइट वैल्यू पुट कर दो तो डायरेक्ट रिजल्ट ही आ जाएगा अपना, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये थिकनेस टी है और ये टोटल डी है, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो के की वैल्यू इन्फिनिट रखोगे के जीरो आ जाएगा, तो कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को यहाँ भी रख के देख सकते हो, इनमें से मान लो एक प्लेट हमारी कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर वाली प्लेट का क्या करोगे, के की वैल्यू इन्फिनिटी रख देना। मान लो ये दूसरी प्लेट हमारी कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, बाकी सब चीज़ वही सेम की सेम रहेगी, ठीक है। और अगर मान लो कंडक्टिंग प्लेट को पूरा हमने फैला दिया, यहाँ तक पूरा फुल कर दिया, तो कितना हो जाएगा, अगर हमने पूरा फुल कर दिया तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा, के इंटू सी नॉट, और के की वैल्यू हमने फुल कर दी, के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी कंडक्टर में, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिट टाइम्स हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम देखें, इस प्रॉब्लम में हमें परसेंटेज चेंज पूछा है कैपेसिटेंस का, अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक और एक कंडक्टर, उस टोटल जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डायमेंशन डी ए दे रखा है हमें, ठीक है, उसके अंदर नॉर्मल जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था पहले हमारा कुछ इस तरह से था, जिसका ये वाला डिस्टेंस डी है, ए प्लेट है। अब हमने क्या कर दिया, कुछ इस तरह से इसको कर दिया, इसमें एक जो डाइलेक्ट्रिक है और एक कंडक्टर डाल दिया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 10 दे रखा है हमें, और कंडक्टर है तो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है हमें, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब हमें पता है सी इफेक्टिव हमारा कितना हो जाएगा, सी नेट हमें फॉर्मूला पता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आएगा, जो भी डिस्टेंस, जो बची हुई डिस्टेंसेज हैं इन डाइलेक्ट्रिक्स को छोड़ के, तो कितनी बचेगी, अगर ये डी बाई फाइव और डी बाई फाइव है तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कितनी बढ़ेगी, अगर टोटल डी है तो माइनस डी बाई फाइव माइनस डी बाई फाइव प्लस दिस थिकनेस कितनी, डी बाई फाइव डिवाइडेड बाई में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10, ठीक है, प्लस इसकी थिकनेस डी बाई फाइव डिवाइडेड बाई में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी है, तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगी। फॉर्मूला हमें पता ही है ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी वन प्लस टी टू से लेके एन तक, ठीक है, प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू, ये वाला जनरल फॉर्मूला लगा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी एक्सप्रेशन आएगी, अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3d/5 हो जाएगा नीचे, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन नीचे हो जाएगा 3d/5 प्लस ये कितना हो जाएगा, d/50, ठीक है। ये था c जो हमारा अब नेट निकल के आया। अच्छा, पहले वाले के इस केस में कितना था हमारा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जिसको हम सी नॉट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो नीचे कितने टर्म आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा 31/50, ठीक है, इंटू डी। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को क्या लिख सकते हैं, सी नॉट, तो सी नॉट अपॉन सी नॉट इंटू 50/31, ठीक है। तो ये हमारा सी डैश आया, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा हमारा,
जो हमारा अभी आया है 50 C0 माइनस 31, और पहले कितना था C0, और डिवाइडेड बाय में, ये तो परसेंटेज चेंज आएगा तो रिलेटिव परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय में जो पहले वाली वैल्यू थी C0। ठीक है, तो इससे को कैलकुलेट कर लेंगे हम कि वैल्यू कितनी आएगी। तो 31 अगर इसमें से जाएगा, ठीक है, तो ये कितना बचेगा 19 C0 डिवाइडेड बाय में 31, और C0 से C0 कैंसिल आ जाएगा, इनटू 100 कर लेंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो इतना परसेंटेज चेंज आ जाएगा कुछ अगर हम इस डाले में। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जो ये वैल्यू आएगी, जो चेंज आएगा, वो जो चेंज आएगा वो कुछ परसेंटेज आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो सॉरी कैपेसिटेंस है, नेट कैपेसिटेंस, वो हमारा बड़ा है। ठीक है, इसका तो चाहे वो कंडक्टर लगा दो, ठीक है, तो भले ही कंडक्टर की वैल्यू जीरो कम हो रही है, अगर ये जीरो कंट्रीब्यूशन कर रही है, लेकिन नेट ये वाली वैल्यू कम हो रही है, कम होने से कैपेसिटेंस ज़्यादा हो रहा है, तो इससे भी कैपेसिटेंस बढ़ ही रहा है। ठीक है, कंडक्टर से भी बढ़ ही रहा है, और इस डाइलेक्ट्रिक से तो बढ़ रहा ही है। खैर कंडक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इन्फिनिट होता है। तो इसलिए अगर हम चाहे डाइलेक्ट्रिक लगा दें चाहे कंडक्टर लगा दें, तो डाइलेक्ट्रिक जो हमारा नेट कैपेसिटेंस होगा वो हमारा बढ़ जाएगा सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो पहले वाला सिस्टम था उससे। तो इससे हमने और भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, पैरेलल और सीरीज़ वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सम कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा पैरेलल हो, अब पैरेलल सीरीज़ को इकट्ठा कर दिया, तो उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे अभी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, कैपेसिटर इन सीरीज़ एंड पैरेलल। तो हमने सीरीज़ एंड पैरेलल कैपेसिटर्स तो पढ़े ही हैं, बस कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक आ गया। मान लो कि जैसे हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरह से, ठीक है, और हमने ए और बी के बीच में नेट निकालना है। तो अगर मान लो इस पार्ट के अंदर हमारा डाइलेक्ट्रिक है के, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और ये पार्ट खाली है हमारा, तो कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल कैपेसिटेंस ही निकाल लेंगे इंडिविजुअल का। तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, जो पहले वाला था तो वही आ जाएगा। ठीक है, इसका मान लो पहले जो अगर डाइलेक्ट्रिक हटाते टाइम जो इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 था और इसका C2 था, डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद कितना हो जाएगा, इसका C1 ही रहेगा, और इसका कितना रहेगा K इंटू C2 हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज कितना आएगा, बस चेंज। और अगर हमें एरिया और डी की टर्म्स में दे रखा है तो भी हम निकाल ही सकते हैं, ओरिजिनल वाला निकाल लेंगे, उसको K टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, जो पहले वाला एक्सप्रेशन C नेट कितना होता था, अगर पहले के केस में देखें C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ये था, तो अब कितना हो जाएगा वो, बस C2 की जगह K C2 करना है हमें। ठीक है, K C2। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, दोनों के अंदर आ जाएगा तो दोनों में K टाइम्स कर देंगे, इसको भी K टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल ये है, कंसेप्ट वही है हमारा। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में ये हो जाएगा, अगर दोनों के अंदर, अगर मान लो एक के अंदर डाइलेक्ट्रिक लगा दिया हमने, मान लो इसके अंदर लगा दिया और ये वैक्यूम ही है। ठीक है, तो इसका कैपेसिटी अगर मान लो पहले C1 C2 था, तो अब इसका कितना हो जाएगा, K C2 हो जाएगा, और इसका कितना रहेगा, C1 ही रहेगा। तो सेट C नेट कितना आएगा, पहले कितना आ रहा था, पहले आ रहा था C1 प्लस C2, और अब कितना आएगा C1 प्लस K C2। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट वही है। इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे अगर हमने ये प्रॉब्लम देखें, इसमें हमें क्या है, कुछ डाइलेक्ट्रिक इस तरह से दे रखे हैं, डी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 है। ठीक है, और इनका जो थिकनेस है D1 D2 का दे रखा है, और ठीक है, पूरे कैपेसिटर के अंदर है। ठीक है, और इसका कैपेसिटर का प्लेट A दे रखा है। तो हम देख रहे हैं कि देखते ही बता सकते हैं कि जो ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर दोनों सीरीज़ के अंदर है। ठीक है, तो सीरीज़ के अंदर है तो वो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, अच्छा, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा हमारा, इसकी बात करें तो इस वाले पार्ट की, तो कितना हो जाएगा K1 टाइम्स पहले वाला, जो अगर बिना प्लेट के देखें, ठीक है, बिना डाइलेक्ट्रिक के देखें तो कितना था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, है ना। तो इसका एरिया कितना है, A ही है। ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब इसका D कितना हो जाएगा, D1। सिमिलरली इसका कैपेसिटेंस देखें हम, कितना हो जाएगा, K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, C नेट निकाल सकते हैं। तो अब ये दोनों किस में है, सीरीज़ में लगे हैं, तो C नेट हमारा क्या हो जाना चाहिए, अगर ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है नए वाला, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, K1 K2, ठीक है, डिवाइडेड बाई में D1 D2 A एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई में इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, K1 प्लस K2, ठीक है, सॉरी K1 बाई D1 प्लस K2 बाई D2 A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट से एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, K1 K2 डिवाइडेड बाई में D1 D2। ठीक है, और यहाँ पे टर्म क्या आ रही है, K1 बाई D1 प्लस K2 बाई
D2, ठीक है, ऊपर आ रही है ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सी नेट निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमारा क्या पूछा है, के इफेक्टिव पूछा है, ठीक है। के इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, के इफेक्टिव का मतलब इसको अगर हम नेट देखें तो कुछ एक डाइलेक्ट्रिक मान लें, इसको एक रिप्लेस कर दें एक डाइलेक्ट्रिक से और सेम कैपेसिटेंस दे वो, तो इस जो जिस डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस किया है उसका के इफेक्टिव हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा के इफेक्टिव टाइम्स एरिया ऑफ प्लेट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और डी का हम पे कितना है यहाँ पे D1 प्लस D2। इस टर्म को इसके इक्वल करा दो सी नेट के, ठीक है, वहाँ से के इफेक्टिव आ जाएगा। अच्छा, इक्वल कराओगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, के इफेक्टिव ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 प्लस D2 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू K1 K2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 D2 K1 प्लस K2, ये D1 इससे डिवाइड है, ये D2 इससे है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ए एप्सिलॉन से ए एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये D1 प्लस जो यहाँ से जो टर्म आएगी D1 D2, ठीक है। इसको अगर हम एलसीएम लेके तो ये D1 D2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्म आएगी हमारी वो आएगी नीचे की साइड में, ऊपर की साइड तो K1 K2 है और नीचे की साइड आएगी K1 D2 प्लस K2 D1, ठीक है। और ये D1 प्लस D2 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा D1 प्लस D2, ठीक है। और ये आ जाएगा के इफेक्टिव। तो देख रहे हो के इफेक्टिव का जो यूनिट्स भी देख लो के की टर्म्स में आएगा, तो ये आएगा K1 K2 डिवाइड बाई K1 D2 प्लस K2 D1, और यहाँ पे आएगा D1 प्लस D2। तो ये मतलब इस के इफेक्टिव का मतलब एक कुछ इस कैपेसिटर से हमने रिप्लेस किया जिसका डी था वो D1 प्लस D2 था, एरिया ए था, ठीक है। और उसका जो डायरेक्ट्रिक मीडियम है उसका जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वो के इफेक्टिव लिया, तो इसके सी नेट के इक्वल कर दिया और के नेट वहाँ से निकाल लिया रिलेशन, ठीक है। और इसका सी नेट सिंपल प्रोसेस से निकल ही गया। तो अब जैसे हमने अब सीरीज़ में लगाया है, अब हम एक पैरेलल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो पैरेलल के केस में क्या होगा, जो हमने एरिया लिया है वो A1 A2 अलग अलग ले लिया, ठीक है। और K1 K2 उनका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कुछ इस तरह से हैं। तो देख रहे हैं जब अगर यहाँ से अगर कोई करंट फ्लो होगा तो उसको दो डायरेक्शन मिल रहा है चार्जेस को, ठीक है। तो कुछ का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है ना कैपेसिटर्स का। तो इस कैपेसिटर्स की वैल्यू C1 डैश और इस कैपेसिटर की वैल्यू C2 डैश। तो C1 डैश यहाँ से कितना आ रहा है, K1 टाइम्स एरिया कितना है A1 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस इसकी कितनी है ये वाली, ये तो D है, टोटल D गिवन है D। तो इसका सिमिलरली कितना आएगा K2, ठीक है। एरिया कितना है A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस टोटल D, ठीक है। तो इनका कैपेसिटेंस आ गया। पैरेलल के अंदर है तो सी नेट कितना आएगा, C1 डैश प्लस C2 डैश। तो C1 डैश कितना आया, दिस प्लस दिस आ जाएगा। तो इसमें कॉमन टर्म कौन सी है, कॉमन टर्म्स इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी K1 A1 और यहाँ पे टर्म आएगी K2 A2। तो हमारा सी नेट निकल के आ गया, ठीक है। सीरीज़ का केस ले इसलिए ईजी है यहाँ पे कैलकुलेशन। अब हमें क्या निकालना है, नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब इसको अगर हम इससे रिप्लेस करें तो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, के इफेक्टिव, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेट कितना होगा A1 प्लस A2, ठीक है। और इसका हमें डिस्टेंस D दे रखा है। तो हमारा यहाँ से कितना आएगा कैपेसिटेंस सी नेट, यहाँ से हमारा आएगा के इफेक्टिव इंटू A1 प्लस A2 इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन टोटल डिस्टेंस D गिवन है D। इसको इससे इक्वेट करा देंगे, एप्सिलॉन नॉट D K1 A1 प्लस K2 A2, ठीक है। D से D कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो हमारा के इफेक्टिव यहाँ से क्या निकल के आया, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, ठीक है। ये हमारा केस हो गया पैरेलल का। तो हमें अगर एरिया गिवन है, ठीक है, K1 K2 गिवन है, तो कुछ इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। के इफेक्टिव निकाल सकते हैं और इस तरह से सी नेट निकाल सकते हैं। मिक्स कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं पैरेलल सीरीज़ के। तो जैसे अगर हम ये देखें, इसके अंदर जो हमारे K1 K2 K3 के डायलेक्ट्रिक्स हैं, और देखने ही पता लग रहा है जो हमारा ये वाला पार्ट है ये तो पैरेलल के अंदर है, लेकिन ये दोनों के आपस में सीरीज़ में है। तो कुछ ये वाला इस तरह से सिस्टम बन रहा है, ये दोनों तो सीरीज़ में है लेकिन ये पैरेलल में है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट और हमारे इस पॉइंट पे नेट इफेक्टिव निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेंगे, ये कितना होगा, ये होगा इसका एरिया कितना होगा A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसकी डिस्टेंस D1 इंटू K1 टाइम्स इसका कितना होगा कैपेसिटेंस K2 टाइम्स A1, इसका एरिया A ही है, इसका एरिया भी A ही है ना, ये A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसकी डिस्टेंस D2। अच्छा, इस कैपेसिटेंस का कितना आएगा K3, ठीक है।
एरिया किसका इतना A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होगी D1 प्लस D2। ठीक है, अब नेट निकाल लेंगे इन दोनों को सीरीज़ में, इन दोनों को पैरेलल लगा के फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे सिंपल। और इसका जो रिज़ल्ट है आप मेरे को जो फाइनल रिज़ल्ट है ये भी बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा अगर मैं वैल्यूज़ D1 और D2 को क्या करूं, इसके हाफ़ कर दूं, मतलब जो D1 इज इक्वल टू D2 कर दूं और एरिया A1 इज इक्वल टू A2 कर दूं। ठीक है, और जो K1 K2 K3 है इनकी वैल्यू K1 की वैल्यू 2 ले लूँ, K2 की वैल्यू 3 ले लूँ और K3 की वैल्यू 4 ले लूँ। तो जो वैल्यूज़ आएगी हमारी नेट कैपेसिटेंस की वो जो आंसर है मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना इस पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके अंदर क्या है हमारा, जो देखते ही पता लग रहा है ये दोनों तो पैरेलल के अंदर आएंगे सबसे पहले, तो ये दोनों पार्ट तो पैरेलल के अंदर आ गए। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, और ये वाला इसके साथ सीरीज़ में है। आसान है, दिस प्लस दिस, और ये इसके साथ में सीरीज़ में हो जाएगा। तो सिमिलरली इसके भी लिख सकते हैं। इसका कितना आएगा K2, एरिया कितना है A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस कितनी है ये D1। सिमिलरली इसका कितना आएगा K3, इसका एरिया कितना है A1 प्लस A2 पूरा है ना, A1 प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये कितनी डिस्टेंस है D2। सिमिलरली इसका निकाल लेंगे K1 A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है D1। इसको पैरेलल सीरीज़ का कॉम्बिनेशन लगा के सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर आप इसका आंसर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। इन्हीं वैल्यूज़ का मतलब इसके अंदर भी K1 की वैल्यू कितनी है 2 ले ली, K2 की वैल्यू 3 ले ली और K3 की वैल्यू 4 ले ली। ठीक है, जो सेम ली थी K1 K2 3 की। ठीक है, और A1 A2 इक्वल ले लिए। ठीक है, और D1 D2 भी इक्वल ले लिए। ठीक है, बस अगर तो फाइनल आंसर के अंदर मेरे को इन दोनों के फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। और जो अगर D1 की अगर आप वैल्यूज़ भी लेना चाहो, आप D की वैल्यू इसके अंदर आप जो D1 और D2 दोनों इक्वल लेने हैं तो इक्वल में वैल्यू आप 1 सेंटीमीटर ले लेना। ठीक है, और A1 A2 भी इक्वल लोगे तो उसकी वैल्यू आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेना। ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को दोनों के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही है कि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सीरीज़ पैरेलल तो बन देख सकते हैं कि ये सीरीज़ में सीरीज़ बन रहा है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस तो डी ही है दोनों का, लेकिन जो एरिया देख रहे हो वो वेरिएबल है। क्योंकि इस पार्ट का देखोगे तो कुछ ये वाला पार्ट आ रहा है, धीरे धीरे अब आप बढ़ोगे आगे तो ये एरिया क्या हो रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन का कम हो रहा है। तो ये वेरिएबल एरिया वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि इसका जो एरिया है वो वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन डी इसका क्या है, फिक्स है डी। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, इसको स्लाइसिस में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से, स्लाइसिस में, इसको इस तरह से स्लाइसिस में। अब ये सारी स्लाइसिस हैं, ये वाली जितनी स्लाइसिस हैं वो सारी क्या होगी, सीरीज़ में होगी। ठीक है, तो ये सारी स्लाइसिस क्या होंगी, सीरीज़ में होंगी। लेकिन एक चीज़ है, इसके अंदर ये वाली स्लाइस जो लास्ट वाली स्लाइसिस है उनका एरिया कम हो रहा है। यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे तो इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, एरिया कम हो रहा है। और इसकी थिकनेस dx ले लेंगे और x को कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके d तक इंटीग्रेट करेंगे। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी देख लेंगे, इसका भी क्या आएगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, तो इसका भी अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। और फिर ये जो दोनों रिजल्ट होगा, क्योंकि जो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आएगा वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो इसका फाइनल रिजल्ट आप याद ही कर लो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वो आप फॉर्मूला ही याद कर लो। C इज इक्वल टू, इस केस में आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये तो सिंपल था ही, जो नॉर्मल वाला केस था। ठीक है, तो आप इसको रिप्लेस किससे करना है, इसके बाद जो टर्म आएगी वो याद रखना, वो टर्म आएगी K1 K2 K1 माइनस K2। ठीक है, और साथ में log के अंदर एक टर्म आएगी K2 बाई K1। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ K2 बाई K1 है या तो K1 माइनस K2 आएगा। क्योंकि अगर मान लो जैसे K2 ज़्यादा हुआ यहाँ पे, ठीक है, अगर एक टर्म ज़्यादा होगी, ठीक है, दूसरी टर्म से, ठीक है, तो उस हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव का साइन रखना। जो टर्म ज़्यादा होगी, जैसे K1 यहाँ पे ज़्यादा है मान लो, तो K1 जो टर्म ज़्यादा होगी वो यहाँ पे वैल्यू रखना आप। ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से आ रहा है, K1 माइनस K2 K2 बाई K1। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, कैपेसिटेंस का A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K1 K2 K1 माइनस K2 लोग, और अगर नेगेटिव में वैल्यू आती है तो उसका मोड ले लेना आप। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, अगर K2 की वैल्यू K1 से ज़्यादा है तो लोग वाली टर्म तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म है K1 माइनस K2 वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करो, डिनोमिनेटर में आप K2 माइनस K1 ही कर दो। ठीक है, या फिर जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसको मोड ले लो, एक चीज़ कर लो दोनों में से। ठीक है, अच्छा,
तो अब जो ये हमने डेरिवेशन देखा है, ये सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला देखा है, इसका आप डेरिवेशन भी कीजिए, ठीक है। डेरिवेशन आप मेरे को मेल करना, ठीक है। अगर किसी से अगर ये डेरिवेशन होता है तो आप इसको मेरे को मेल करना, ठीक है। मैं मेरी मेल आईडी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन भी कर रहा हूँ। और आज के लेक्चर में हमने डाइलेक्ट्रिक्स का डालने पे जो कैपेसिटेंस था उसका चेंज आया वो देखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा कैपेसिटेंस का, तो उसके अंदर हम सर्किट्स की बात करेंगे, ठीक। कैपेसिटर इन सर्किट्स, तो उसमें हम आज जैसे हमने कैपेसिटेंस की बात की है, उस टाइम उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटेंस के अंदर, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे कैसे चेंजेस होगी उसका। तो उसमें दो कंडीशंस बनेंगी हमारी, या तो हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डायरेक्ट आइसोलेटेड कैपेसिटर में डालें, या फिर जो कैपेसिटर है वो बैटरी से कनेक्टेड है और उस टाइम डालें। तो दो केसेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और चार्जेस की जो वैल्यूज़ होंगी वो अलग अलग बनेगी, ठीक है। हमें उन्हीं को देखना है कि वो किस तरह से अलग अलग बनेगी, ठीक है। और उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वो मेनली होते हैं, वो उसी सेक्शन से बनते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा वो हमारे लिए, ठीक है। और उसके अंदर हम सर्किट एनालिसिस भी करेंगे, किस तरह से जो कैपेसिटर वगैरह है अगर हम रेजिस्टेंस के साथ लगाएं तो वो डिसिपेट करता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होती है, तो वो चीज़ें भी देखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है।